चलिए, तो आज का हमारा चैप्टर है जीवन के उत्पत्ति के चरण। देखिए, जीवन के उत्पत्ति के चरण को हम लोग 4 चरण में समझेंगे, है ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो जीवन की उत्पत्ति के चरण के अंतर्गत जो ऑपेरिन का सिद्धांत था, उसी सिद्धांत को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ऑपेरिन का सिद्धांत क्या था? थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस, या उसको मेटरलिज्म कहा गया, कि कैसे विभिन्न गैसों के बीच परस्पर अभिक्रिया से, है ना, जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इसी चीज को स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 और 4 में समझते हैं। देखिए, स्टेप 1 में क्या होता है। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 1 में आप देखेंगे कि जो डिफरेंट गैस थे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब गैसों के बीच अभिक्रिया होता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होता है तो बनता है कौन सा गैस? मीथेन, CH4 बनता है, तो मीथेन गैस बनता है। इसी तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया होता है तो कौन सा गैस बनता है? अमोनिया बनेगा, ठीक है, अमोनिया बनेगा। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। तो इस तरह से पहला चरण में हम देखते हैं कि विभिन्न गैसों के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो मीथेन गैस बना और अमोनिया गैस बना। चूंकि अभी ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं था, इसलिए अभी हम लोग जल की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, जल भी बना, इसी चरण में जल की भी निर्माण हुई। मतलब ये तो समझने के लिए जरूरी है कि जब विभिन्न गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो क्या बना? मीथेन बना नहीं, जल बना और अमोनिया बना, अमोनिया बना। ये प्रथम चरण में हम देखते हैं कि इस तरह से विभिन्न गैसों के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। अब देख लीजिए, मीथेन, जल, अमोनिया के बाद आते हैं स्टेप 2 में, ठीक है। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में यहां से आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जब मीथेन गैस, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। जब मीथेन गैस अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है, अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? करने पर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कौन बनाता है? ठीक है, मीथेन गैस, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करता है। स्टेप 3 में समझिए, दूसरे चरण में तो हम देख लिए कि न्यूक्लियोटाइड बन गया, और थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में
थर्ड स्टेप में क्या होता है, किस चीज का निर्माण होता है। तो थर्ड स्टेप में बनता है स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। और देखिए स्टार्च हो या फैट्स हो या प्रोटीन हो, ठीक, कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि इन सब का निर्माण कैसे होता है। थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि स्टार्च हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया, इन सब का निर्माण होता है तृतीय चरण में, थर्ड स्टेप में। और फिर इसमें से हम देखेंगे कि प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करता है कौन, न्यूक्लियोटाइड। तो ये होगा फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, प्रोटीन के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करता है, प्रोटीन के साथ। तो न्यूक्लियोटाइड जब प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है, न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन में सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है। स्वतः द्विगुणन करने की क्षमता होती है और ये जीव निर्माण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन फिर क्या बनाता है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन क्या बनाता है, ये बनाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ठीक है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करना शुरू हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर मुक्त ऑक्सीजन और जल मुक्त अवस्था में मिलने लगता है, ठीक है। देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, हम लोग देखे कि एक तो लैमार्क दिया और दूसरा डार्विन। एक थ्योरी लैमार्क का था और दूसरा थ्योरी किसका था, डार्विन का, ठीक है, डार्विन का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका थ्योरी देखेंगे, लैमार्क का, लैमार्क का थ्योरी, लैमार्क का सिद्धांत। और लैमार्क के सिद्धांत को कहा गया है, लैमार्क के सिद्धांत को कहा गया है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। ये थ्योरी कौन दिया, लैमार्क ने। और ये थ्योरी कब दिया, ये थ्योरी दिया 1808 में। लैमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। और किस पुस्तक के अंदर दिया, फिलोसफिक जूलॉजिक, उनकी पुस्तक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक। और इस पुस्तक में उन्होंने दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है, यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये किसका थ्योरी था, ये थ्योरी था लैमार्क का। तो हम समझते हैं कि ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता क्या है,
इसके अंतर्गत लेमार्क ने क्या बताया? देखिए लेमार्क 3-4 बात बताते हैं। लेमार्क 3-4 बात बताते हैं। पहला कहते हैं कि नीड्स, आवश्यकता, नए आवश्यकता के कारण नए जीव अस्तित्व में आए। ठीक है, नए आवश्यकता। दूसरा है उनका प्रयोग और अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज, प्रयोग और अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तीसरा क्या था? तीसरा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। वंशागति। और चौथा क्या है? नए प्राणी का अस्तित्व में आना, स्पेसिएशन, नए प्राणी का अस्तित्व में आना। तो जब भी सवाल आता है जीके जीएस में, तो सवाल इसी से रहेगा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया लेमार्क ने। यह सिद्धांत कौन दिया? लेमार्क ने दिया। और इस सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। देखिए लेमार्क 4 बात कहा। लेमार्क पहला बात कहा कि न्यू नीड्स। लेमार्क कहा कि देखिए जब जीव अस्तित्व में आए तो उन जीवों का विकास कैसे हुआ और वेरिएशन इन लाइफ कैसे आए, यानी जीवन में ये जो आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव अस्तित्व में आए, वो कैसे आए? क्योंकि इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े ऑर्गेनिक डेवलपमेंट में हम लोग देखे कि विभिन्न गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और उसके बाद कुछ ऐसे पदार्थ की रचना हुई जिसने जीवन को अस्तित्व में लाया, जैसे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोप्रोटीन। और न्यूक्लियोप्रोटीन बनाया ब्लू ग्रीन एल्गी। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से मुक्त ऑक्सीजन और जल प्राप्त होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन से हम देखते हैं कि सेल बनता है और उससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर उनका विकास का एक चरण शुरू होता है, यानी एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव, और फिर अलग अलग प्रकार के जीव कैसे अस्तित्व में आए, ये कौन बताया? ये बताया लेमार्क ने और डार्विन ने। तो देखेंगे कि दोनों का थ्योरी वर्तमान में कितना मानक है या उनको खारिज कर दिया गया, और यदि मानक है तो किस हद तक वो ऑथेंटिक है। पहला, लेमार्क ये कहा कि देखिए प्रकृति में परिवर्तन होने के कारण जीवों की आवश्यकताएं बदलती चली गईं। जैसे लेमार्क, ये पिक्चर संख्या 1 को आप समझिए। वो कहता है कि देखिए जो जिराफ है, ठीक है, तो जिराफ पहले एकदम इस प्रकार का हुआ करता था, और उस समय आप देखिए कि जो घास है वो जमीन पर उपलब्ध था और उसको कोई दिक्कत नहीं था, आसानी से वो भोजन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर लेता था। इसके लिए उसको अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये घास जो है वो समाप्त होता गया। इसका कारण चाहे वो वातावरण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ हो, वो वजह रहा हो, या फिर आप ये समझिए कि अन्य और भी हर्बीवोरस जीव होंगे जिसकी वजह से घास की कमी हो गई। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी जीव, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि भोजन के लिए ये जो पेड़ पर जो पत्तियां लगी होती हैं उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो पहले देखिए पौधा के जो नीचे पत्ती है
उसको चरना शुरू किया। उसके बाद ये पत्तियां धीरे धीरे और ऊंची होती चली गई और उसको भोजन के लिए ये निरंतर अपने गर्दन को ऊपर की ओर खींचता चला गया, प्रयत्न करता चला गया। और यही इस डायग्राम में लैमार्क ने दिखाया कि देखिए कैसे पहले भोजन यहाँ उपलब्ध था, फिर यहाँ, फिर और ऊंचाई, फिर और ऊंचाई, और फिर और ऊंचाई पर। और भोजन प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। ठीक है, निरंतर संघर्ष चलता रहा। जीव अपना इंटरनल वाइटल फोर्स को इस्तेमाल करता रहा। ये जो जिराफ है वो अपने इंटरनल वाइटल फोर्स को इस्तेमाल करता रहा। इसकी वजह से क्या हुआ, इस इंटरनल वाइटल फोर्स के इस्तेमाल करने की वजह से कि जिराफ की जो गर्दन पहले ऐसी थी, अब वो गर्दन धीरे धीरे लंबी होती चली गई, धीरे धीरे ये गर्दन लंबी होती चली गई। ठीक है, धीरे धीरे ये गर्दन क्या हुआ, लंबी होती चली गई। और जो तीसरा पहला हुआ न्यू नीड्स, नई नई आवश्यकताएं, यानी भोजन के लिए अब उनको अपने इंटरनल वाइटल फोर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है। नहीं तो इंटरनल वाइटल फोर्स को अप्लाई करने से क्या हुआ कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाला थ्योरी इंप्लीमेंट हो गया कि जिन अंगों का उन्होंने अधिक इस्तेमाल किया वो अंग ज्यादा विकसित हो गए। यानी गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल किया तो गर्दन लंबा हो गया। ठीक है, और तीसरा जो थ्योरी दिया वो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब हुआ कि लैमार्क ये बता रहा है कि देखिए पहले तो जिराफ ऐसा था, धीरे धीरे इंटरनल वाइटल फोर्स का वो अप्लाई करता रहा भोजन के लिए, तो जिराफ की गर्दन लंबी हो गई और यह गुण उसके संतान में ट्रांसफर हो गए और इससे एक नए और विकसित जीव अस्तित्व में आ गया, नए प्रकार का जीव। चौथा जो हम लिखे स्पेसिएशन, नए प्राणी अस्तित्व में आ गए। तो ये लैमार्क ने समझाया, लेकिन इस लैमार्क के इस थ्योरी को ए विजमैन ने चुनौती दिया। देखिए निरंतर जिराफ के द्वारा किया गया प्रयत्न भोजन के लिए उसकी गर्दन को लंबा कर देता है। तो एक जिराफ अपने इंटरनल वाइटल फोर्स को जब आंतरिक शक्ति का जब प्रयोग करता है तो उसकी गर्दन तो लंबी हो जाती है, लेकिन क्या यह गुण उसके बच्चों में ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, या होता है या नहीं होता है, जो कि लैमार्क ने कहा होता है। तो ए विजमैन इस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 16-17 पीढ़ी तक एक चूहे का वो पूंछ काटते जाते हैं और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो पुचकट्टा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इस तरह से लैमार्क की थ्योरी क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। लैमार्क की थ्योरी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई कैरेक्टर एक्वायर करता है, कोई लक्षण ग्रहण करता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग का उदाहरण देख लीजिए कि कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग करके अपने शारीरिक संरचना में बदलाव लेकर के चला आता है कि उसका बाइसेप, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक, ये सब, चेस्ट, ये सब डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो पूरा अपने उन अंगों को स्ट्रेंथनेड और डेवलप कर लेता है जो ज़्यादा यूज में रहता है। नहीं, बाइसेप्स का ज़्यादा यूज किया, डंबल भांजा तो बाइसेप्स बन गया, ट्राइसेप्स बन गया, सिटअप्स मारा तो सिक्स पैक डेवलप हो गया। लेकिन लैमार्क की माने जो कह रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, यानी ये गुण उसके बच्चों में स्थानांतरित हो जाता है और इसकी वजह से नए जीव अस्तित्व में आते हैं, ये लैमार्क कह रहा है। तो नए जीव तो क्या किसी बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर के रूप में जन्म लेता है क्या? तो जन्म से ही बाइसेप ट्राइसेप्स लेकर के पैदा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता है ये साबित कर दिया ए विजमैन ने, और लैमार्क का थ्योरी यहीं पर हो गया खारिज। ठीक है, तो ये था लैमार्कवाद, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। देखिए अब देखते हैं हम लोग कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन,
ये थ्योरी कौन दिया? तो ये थ्योरी दिया था चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन ने यह थ्योरी कब दिया था? तो दिया था 1859 में। चार्ल्स डार्विन 1831 ईस्वी में बीगल नामक शिप से समुद्री यात्रा पर निकले और उन्होंने अपने समुद्री यात्रा के दौरान वो विभिन्न द्वीप महाद्वीप पर गए और वहां पर अलग अलग प्रकार के जीव और वनस्पति का अध्ययन किए। और उसके फलस्वरूप उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत को उन्होंने जिस पुस्तक में दिया उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनके पुस्तक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये उनके पुस्तक का नाम था। तो यहां से भी कई सवाल कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया? तो चार्ल्स डार्विन दिया। कब दिया? तो 1859 में दिया। किस पुस्तक में दिया? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। या फिर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो वो आपको कौन बताएगा? चार्ल्स डार्विन। देखिए, डार्विन अपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में क्या मानते हैं, क्या ये सिद्धांत, इनका क्या मानना है, तो देख लीजिए। 2-3 पॉइंट्स यहाँ से पहले लिखेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि क्या है। पहला है, इनके उद्विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहते हैं कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक सरल कोशिकीय जीव से हुआ। कोशिकीय जीव से हुआ, यानी जो भी जीव हैं वो एकदम, उनकी उत्पत्ति जो है वो सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ, एक कोशिकीय जीव से हुआ, एक कोशिकीय सरल जीव से। एक कोशिकीय सरल जीव से हुआ, सरल जीव से हुआ, ठीक है। सभी जीवों की उत्पत्ति किससे हुई? एक कोशिकीय सरल जीव से। इसका मतलब हुआ कि विश्व में जितनी प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उनका पूर्वज एक ही है, ठीक है। उनका पूर्वज क्या है? एक ही है, वो एक दूसरे से संबंधित है। दूसरा, ये मानते हैं कि सजीव की उत्पत्ति निर्जीव से हुआ। सजीव की उत्पत्ति जो है वो किससे हुआ? निर्जीव से हुआ, निर्जीव से हुआ, निर्जीव से हुआ। तो जो कि हम लोग देखे ऑर्गेनिक डेवलपमेंट में कि किस तरह से विभिन्न गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ये भी सही है कि जीवन की उत्पत्ति जो है निर्जीव पदार्थों से हुई। और इनका मानना, तीसरा मानना यह था कि योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी सर्वाइव वही करेगा, जिंदा वही रहेगा जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाएगा। और प्रकृति के अनुकूल वो तभी होगा जब वो इसके लिए संघर्ष करेगा।
क्लियर है? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट क्या है कि जिंदा वही रहेगा जो खुद को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेगा, और जो प्रकृति के अनुकूल ढालेगा स्वयं को, जो स्ट्रगल करेगा सर्वाइवल के लिए, उसके शारीरिक संरचना में जो कुछ बदलाव होगा वही बदलाव, है ना, उत्तरजीविता के फलस्वरूप क्या होगा? परिवर्तन होगा। शारीरिक, जीवों के शारीरिक संरचना में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, और यही परिवर्तन क्या होगा? अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, अगली पीढ़ी में क्या होगा? स्थानांतरित, यानी कि ट्रांसफर होगा, स्थानांतरित होगा। क्लियर है? ये चार बात डार्विन ने बताया। डार्विन ने कहा कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव से हुई, यानी जितने भी जीव पृथ्वी पर उपलब्ध हैं जिनमें जीवन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप हुए, अर्थात सजीव जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से हुआ। तीसरा कहा कि देखिए, जीव में जो परिवर्तन हुआ उसका कारण है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी खुद को जिंदा रहने के लिए उनको नेचर में स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि नेचर में जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे जीव अपने आप को उसके अनुकूल ढालने के लिए स्ट्रगल करता है। उस स्ट्रगल के फलस्वरूप जीव में कुछ, उसके शारीरिक संरचना में कुछ बदलाव आते हैं, और उस बदलाव के कारण, वो बदलाव जो उनके शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन फिर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। इसी को उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी जिंदा वही रहेगा जो खुद को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेगा। ये हम आप तय नहीं करेंगे कि कौन जिंदा रहेगा। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहता है ये नेचर तय करेगा कि कौन जिंदा रहेगा, और नेचर सिलेक्ट करेगा। किसको सिलेक्ट करेगा? जो उसके अनुरूप खुद को ढाल लेगा। जैसे छोटा सा उदाहरण के लिए समझिए कि जो हमारा शरीर है वो एक सीमित तापमान को सह सकता है, चाहे वो ठंडा हो या गर्मी हो। यदि हमको आर्कटिक प्रदेश में ले जा करके और इन्हीं वस्त्रों के साथ रख दिया जाए तो हमको वहां पर जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे लेह लद्दाख में भारतीय जवान निरंतर खुद को फिट रखने के लिए, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर -40 -50 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें खुद को फिट रखने के लिए निरंतर वो अभ्यास करते हैं। नहीं, यदि वो ऐसा न करें वो वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। तो नेचर में जो चेंज होता है उस चेंज में खुद को फिट रखने के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं वही प्रयत्न हमको नेचर के अनुकूल ढालता है, और तभी हम जिंदा रह सकते हैं। इसको इस डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक तितली है, ठीक है, और इस तितली को ये जीव, मतलब ये पक्षी जो है वो पकड़ के खा जा रहा है, और यहाँ पर भी एक तितली है, ठीक है, यहाँ पर भी एक तितली दिखाई पड़ रहा है जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर भी एक तितली है,
लेकिन ये काला है। तो देखिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में देखिए क्या होता है कि ये तितली जो कि उजले रंग का है, ये पक्षी को आसानी से दिख जाता है और पक्षी का वो शिकार बन जाता है। तो इस तरह से पहले तितली का रंग उजला था, लेकिन बहुत सारे उजले तितली थे, उसमें से कुछ तितली म्यूटेट कर गए। हालांकि म्यूटेशन थ्योरी उस समय जीन उन के बारे में डार्विन को पता नहीं था, ठीक है, ये तो हम अब बता रहे हैं कि जीन में परिवर्तन की वजह से, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ये संभावना रहती है कि जैसे माता और पिता के जीन उसके ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं, तो उसमें कुछ जेनेटिकल एरर भी होते हैं और धीरे धीरे एक समय के बाद उसमें कुछ चेंज आने शुरू होते हैं। तो हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है ना। म्यूटेशन धीरे धीरे नहीं होता, वो अचानक होता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन उजले रंग के तितली थे, इनकी संख्या बहुत थी, लेकिन वो उजले रंग की तितली आसानी से पक्षी का शिकार हो जा रहा है क्योंकि वो आसानी से पक्षी को दिखता है। लेकिन उस उजले रंग की तितली में आप देखिए कि कुछ तितली का कलर चेंज हो गया और वो काले रंग का तितली हो गया। ऐसा म्यूटेशन के कारण हुआ, जो कि डार्विन को पता नहीं था। ऐसा म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण हुआ, जो बाद में चल करके ह्यूगो डी ब्रीज ने समझाया कि ये जीन में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। और ये काली रंग की तितली इस पक्षी को, ये भी यहीं उड़ रहा है, लेकिन ये आसानी से इस पक्षी को नहीं दिख रहा है। तो ये क्या किया, इसका सर्वाइवल, मतलब ये जीवन के, मतलब प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया और ये खुद को बचाने में सफल रहा। और धीरे धीरे करके इसकी अगली पीढ़ी जो है वो, ये गुण इसकी अगली पीढ़ी में गया और इससे फिर बहुत सारी काली तितली अस्तित्व में आ गई। तो ये था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी इसने अपने आप को सरवाइव करने के लिए इसके कलर में चेंज आया और ये सरवाइव कर गया, और फिर इसकी एक पीढ़ी अलग से विकसित हुई जो कि काले रंग की तितली थी। और इसी को हम बोलते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी ये सर्वाइव करने के लिए फिट था जबकि ये अनफिट था। तो जो कई बार जब चेंज होता है तो कुछ चेंज पॉजिटिव होता है और कुछ चेंज क्या होता है, निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव चेंज होता है वो सरवाइव कर जाता है, जो निगेटिव चेंज होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है, यानी वो नेचर के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। और जो नेचर के अनुकूल होता है वो सरवाइव करता है। धीरे धीरे क्या हुआ, उजला तितली सब खत्म हो गया, शिकार हो गया, और ये जो काली तितली है इसकी एक नई प्रजाति अस्तित्व में आ गई। तो इस तरह से डार्विन ने समझाया उद्विकास के सिद्धांत को। ठीक है, डार्विन के उद्विकास का सिद्धांत यही था।